नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करना चाहेंगे आप सभी का कार्यक्रम वागधारा में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आपका सरोकार होता है विभिन्न साहित्यिक विभूतियों से, जो अपने अनुभव को अपनी रचनाओं के माध्यम से साझा करते हैं। और जब बात साहित्य रचना की आती है तो दर्शकों, ये एक अपने आप में अनूठा एवं अनुभव है और एक ऐसा संसार है जहाँ पर संस्कृति की जो सागर है, वहाँ पर शब्द रूपी जो मोती है उनको चुन चुनकर साहित्यिक रचनाओं में, विभिन्न साहित्यिक रचनाओं में पिरोया जाता है और कहीं ना कहीं एक ज्ञान का जो पुंज है हमें प्राप्त होता है और इसका जो श्रेय है वो विभिन्न साहित्यकारों को जाता है। और ऐसी ही एक विभूति हमारे साथ इस समय कार्यक्रम में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है श्रीमती कंपिला शर्मा जी, जो कि ज़िला शिमला के धार्मिक क्षेत्र से संबंध रखती है। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, मेरा नाम कंपिला शर्मा है। मैं जिला शिमला के धार्मिक क्षेत्र में एक पंचायत पड़ती है, ग्राम पंचायत बटफाना जाबरी, वहाँ के एक छोटे से गांव बोहली की रहने वाली हूँ। और मेरा जन्म स्थान ऊपरी शिमला के जिला शिमला के ठेउग में एक शिलारू जगह है, वहाँ पे मेरा जन्म स्थान है जी। हाँ जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि आपका जो जन्म स्थान है, यानी आपकी जो पैतृक पृष्ठभूमि रही है वो ठेउग क्षेत्र रही है। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे हमारी संस्कृति हमारा गौरव इस विषय पर। और आपकी जो संस्कृति रही है, आपका जो परिवेश रहा है बचपन में, किस तरह से, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे किस तरह के परिवेश में आप पली बड़ी? बचपन में, जैसे कि आपको पता है कि ऊपरी शिमला की जो संस्कृति है वो बहुत समृद्ध है अभी भी। और जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है उसमें, जैसे मेरी माताजी हैं, वो संस्कृति में बहुत रुचि रखते थे। संस्कृति का मतलब है जैसे हमारे लोकगीत हैं, हमारे विवाह मंगल गीत हैं। अब जैसे ऊपरी शिमला में बर्फ़ पड़ती थी, जब सर्दी का समय होता था तो बर्फ़ गिरेगी जी। तो आज के समय तो उतनी बर्फ़ नहीं पड़ती है। अब पहले जब बर्फ़ पड़ती थी तो लाइट चली जाती थी, तो रात भर जैसे लोग एक दूसरों के घरों में आना जाना रहता था, वो भी एक संस्कृति का पार्ट है जी। तो इस तरह से माताजी हमें जैसे छोटी छोटी कहानियाँ, मंगल गीत और जैसे विवाह गीत, साथ में जब सर्दियों के महीने में क्या होता है कि शिवरात्रि के आंचली गीत चलते हैं ऊपरी शिमला में, उस तरह की संस्कृति में पली बड़ी हूँ मैं। और जो मेरी माताजी है, उनका जो एक बीज रूप जो उन्होंने मुझ में संस्कारों के रूप में डाला है जी। अपनी जो संस्कृति है उसके प्रति मुझे तब से ही, बचपन से ही प्रेम था और रहा है और रहेगा भी। क्योंकि जो हमारी संस्कृति है वो चाहे भारतीय संस्कृति है, चाहे वो हमारी हिमाचली संस्कृति है, वो हमारा गौरव है जी। क्योंकि बिना संस्कृति के कोई भी देश जो उन्नति नहीं कर सकता। एक देश की जो उन्नति का आधार होता है वो होता है उसकी संस्कृति। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं ऐसी जो मेरी जन्मस्थली है, ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, बचपन से ही जो है शौक रहा है। और साथ में जो महिला होती है, महिलाओं को सौभाग्य मिलता है कि वो दो संस्कृतियों को जोड़ती है। बिल्कुल जी। अब जैसे धार्मिक क्षेत्र है और ऊपरी क्षेत्र हमारा थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ और यहाँ की संस्कृति में थोड़ी सी भिन्नता है। अब दोनों संस्कृतियों को अपनाना और उस परिवेश में ढलना एक महिला ही कर सकती है। और साथ में जैसे धामी का इतिहास आप जानते हैं, धामी रियासत का एक अपना गौरवपूर्ण अपना इतिहास है जी। जैसे धामी गोलीकांड अभी पिछले दिन ही 16 जुलाई को इसकी बनाई जाती है जी। और साथ में एक धामी का पत्थर का मेला बहुत मशहूर है। बिल्कुल जी। आपने भी सुना होगा जी कि हमारे जो धामी क्षेत्र में दिवाली के दूसरे दिन लगता है पत्थर का मेला, वो भी हमारी संस्कृति से जुड़ा है। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है हमारी संस्कृति ही है जी। और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका स्थानांतरण हमें करना है जी। अब जब हम इसका स्थानांतरण करेंगे तभी ये संस्कृति जीवित रह पाएगी। तो धामी में जो पत्थर का मेला होता है कि कहते हैं कि जो रानी वहाँ पे सती हुई थी, उन्होंने पहले वहाँ पे नर बलि लगती थी जी। तो नर बलि वहाँ पे जब बंद हुई तो उन्होंने पशु बलि वहाँ पे
कि नरबली नहीं होगी अब। जी। उसके बाद पशु बलि के बाद भी अब जो मेला लगता है उसमें ये होता है कि जैसे दो भाग होते हैं, एक तरफ राज परिवार होता है और दूसरी तरफ दूसरे परिवार के लोग होते हैं, तो उनमें आपस में पत्थर लगता है। जी। जब तक उस खून नहीं निकला किसी के, तब तक वो मेला पत्थर एक दूसरे को मारते रहते हैं। जी, पूर्ण नहीं माना जाता। पूर्ण नहीं माना जाता। जब वो जी। खून लगता है तो वो जो सती का चौरा बना है, जहाँ पे रानी सती का चौरा है, जी। उसमें वो तिलक लगता है। उसके बाद जो है वो मेला पूर्ण माना जाता जी। है। तो इस तरह की संस्कृतियाँ हैं हमारे हिमाचल में। जी। हाँ जी। यानी कि आप ने बहुत अच्छा आपने एक संदेश दिया है कि जो महिला है वो दो संस्कृतियों के मेल को बखूबी आगे स्थानांतरित करती रहती है। जैसे आपने जिक्र किया अपनी माँ का, जो संस्कार रूपी जो बीज थे वो आप में अपनी माता के माध्यम से आगे बढ़ते गए और आगे आप दूसरे परिवार में भी वही कार्य कर रही है। तो जब आपकी एक पुस्तक हम देखते हैं, यादों का कारवा, साझा संग्रह ये रहा है, इसमें आपकी एक माँ के ऊपर बहुत सुंदर रचना हमने पढ़ी है, तो क्यों ना सबसे पहले शुरुआत इसी रचना से की जाए। हाँ जी, ये यादों का कारवा संस्मरण है, 2023 में फ्लोरेंट पब्लिकेशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था। जी। संस्मरण का मतलब होता है जो हमारे भाव, मन के भाव, जी। जो हमारे सबसे करीब होता है, या फिर हमारे जीवन की ऐसी कोई घटना जिसको हम शब्दों में अपने पास संजो कर रखते हैं। तो इस तरह का एक संस्मरण छपा है, जिसमें कि मेरी भी 5 रचनाएं छपी है। तो मेरे सबसे करीब मेरी माँ ही हैं, तो मेरी एक रचना इसमें माँ है, तो उसके बारे में आपसे थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल। माँ तो एक एहसास होती है ना, और वो सबके लिए खास होती है। और मेरी रचना का शीर्षक है माँ। जी। ममता और प्यार की मूरत, ममता और प्यार की मूरत, प्रभु से मिलती तेरी सूरत। ममता और प्यार की मूरत, उस प्रभु से मिलती तेरी सूरत। तू पहला प्यार मेरे जीवन का, तू पहला प्यार मेरे जीवन का। मुझ में दिखती तेरी रंगत, मुझ में दिखती तेरी रंगत। प्रसव पीड़ा हंसकर सही, जी। प्रसव पीड़ा हंसकर सही, किलकारी मेरी सुनने को। बहुत खूब। प्रसव पीड़ा हंसकर सही, किलकारी मेरी सुनने को। रातों को तुम उठकर जागी, रातों को तुम उठकर जागी, लोरी मुझे सुनाने को, लोरी मुझे सुनाने को। पहली शिक्षक तुम मेरे जीवन की, पहली शिक्षक तुम मेरे जीवन की, हर पल राह दिखाती। पहली शिक्षक मेरे जीवन की, हर पल राह दिखाती। थाम उंगली मेरी, पग पग चलना सिखाती, पग पग चलना सिखाती। जीवन की तपती दोपहरी में, जीवन की तपती दोपहरी में, तुम छाया बनकर रहती। हारू ना कभी जीवन में, हारू ना कभी जीवन में, संघर्ष करना सिखाती, संघर्ष करना सिखाती। बहुत एक छोटी सी रचना थी जो एक अपनी माँ के लिए मैंने ये डेडिकेट की है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर वो ये उनका ही आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ बैठी हूँ। और मेरी कलम से जो है बहुत सारे कविताएं निकलती हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। तो आपने कहा कि आपकी कलम से बहुत सारी रचनाएं आपकी निकलती है, आपकी मनोभाव जो है कलम के माध्यम से आप उजागर करती हैं। तो प्रेरणा स्रोत आप किसे मानती है माँ के बाद? माँ के बाद एक तो दूसरा स्थान तो गुरु का होता है। जी। और गुरु में मैं जब पढ़ती थी, मुझे याद है मेरी शिक्षा वहीं पे स्कूल में हुई है, प्राथमिक जो विद्यालय था। और जो वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मतियाना में मैं पढ़ने जाती थी, +1 +2 की बात है। जी। तो लिखने का शौक़ मुझे बचपन से ही था। छोटी छोटी कविता पढ़ना या कविता वाचन करना, जी। वो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी। तो वहाँ पे एक मैगज़ीन निकली थी, +2 में निकलती है। तो वो मैगज़ीन में हमें सब बच्चों को बोला गया कि आप अपनी रचनाएं देनी है। जी। तो मैंने भी अपनी रचनाएं दी, 2 रचनाएं दी। तो जो वहाँ की हिंदी की प्रवक्ता थी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आपकी रचना बहुत अच्छी लगी बेटा, आने वाले समय में आप ज़रूर लिखोगे। तो आज मुझे उनकी याद आती है। एक गुरु तो पहला प्रेरणा, माँ के बाद गुरु ही प्रेरणा स्रोत होता है। जी। पर उसके बाद जैसे रानी लक्ष्मीबाई की कविता मैंने 6ठी कक्षा में पढ़ी थी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई थी, वो मेरी इंस्पिरेशन है। उनके काव्य, उनके सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है जी। सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो उस कविता को जब मैं आज भी पढ़ती हूँ तो मुझ में ऊर्जा, ऐसे लगता है कि ऊर्जा का अनुभव करती हूँ। वो कविता मेरे बहुत मन के करीब रही है, दिल के करीब रही है। जी। तो
वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो क्यों ना जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, जिससे आप प्रेरणा पाती हैं, वो पंक्तियाँ आप भी दर्शकों को सुनाएं। सन 57 में जो चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर मुंह बोले हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत खूब, बिल्कुल यकीनन इतिहास को देखें तो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, हमारी संस्कृति अनूठी रही है, अभी भी अनूठी है और आगे भी अनूठी ही रहेगी। बलिदान जो है वो हर एक व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हैं या फिर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनका सदैव स्मरण में रहेगा और रहा है। आपसे जानना चाहेंगे इस सफ़र की जो शुरुआत है, जैसा कि आपने कहा स्कूल से हुई थी, विद्यालय से आपने शुरुआत की, आगे किस तरह से आपको एक शौक़ किस तरह से आपका जगह, आपने 2 जो रचनाएं हैं आपने विद्यालय की पुस्तिका में आपकी प्रकाशित हुई, उसके बाद किस तरह से यह कारवां आगे बढ़ता गया? उसके बाद जैसे कॉलेज में भी थोड़ा बहुत लिखती रहती थी, पर कहीं मंच नहीं मिल पाया जी। फिर उसके बाद जैसे मैरिज हो जाती है तो महिलाओं के साथ ये सबके साथ ही होता है, विवाह के बाद जो है हम व्यस्त हो जाते हैं। फिर बेटियां हैं मेरी 2, फिर उनका लालन पालन किया जी। थोड़ा सा बड़ा किया। और उसके बाद 2010 में मुझे पंचायत चुनाव लड़ने का मौका मिला और मैं 5 साल जनता की सेवा का मौका मुझे दिया लोगों ने। तो 5 साल प्रधान रही। उस दौरान भी बिजी शेड्यूल रहता था तो लिखने का समय नहीं मिल पाता था, एक कसक मन में रहती थी। कई बार ऐसे मन में आता था कि मुझे समय लगता था, मैंने कुछ लिखना था, मतलब जो समाज में कुछ घटनाएं घटित होती है तो मेरा बहुत मन करता था, मैंने लिखना है छोटी छोटी चीज़ें। फिर भी मैं डायरी में कुछ कोशिश करती थी, लिखती रहती थी, पर पूर्ण समय नहीं दे पाई मैं अपने लेखन कार्य के लिए। फिर जब 2020 में पूरा देश कोविड से लड़ रहा था जी, उस समय सबके पास पर्याप्त समय था, बिल्कुल मेरे पास भी पर्याप्त समय था। तो उस समय का सदुपयोग करते हुए मुझे लगा कि चलो अभी परिस्थितियां विकट है, पर फिर भी जो है इन परिस्थितियों का जो है लाभ उठाना चाहिए जी। तो ऑनलाइन जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऑनलाइन, तो वो मैंने ज्वाइन किए। एक दिल्ली का है वर्तमान अंकुर, उनका अपना समाचार पत्र भी चलता है जी। और उनका अपना साहित्यिक पेज भी है, उस पर कंपटीशंस होते रहते हैं, वो मैंने ज्वाइन किया। और मेरी कविताओं को निखारने का जो काम है वो वर्तमान अंकुर परिवार, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने चाहे ऑनलाइन दिया पर हमें मंच दिया। क्योंकि जब मैं लिखती थी वो जो मेरी रचनाएं थी वो डायरी तक थी सीमित जी। तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं पाठकों को ये पसंद आएगी नहीं आएगी, या मेरी रचनाएं सही है नहीं है, क्योंकि वो जब तक हम समाज में इन चीज़ों को नहीं बताते हैं या फिर किसी विद्वान लोगों के साथ जो है इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते तो अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो सोचती थी पता नहीं ये मेरी रचनाएं डायरी तक ही सीमित रहेगी, कभी प्रकाशित हो पाएगी या कुछ, वो सपना था। तो जब वो मंच मिला तो ऑनलाइन जैसे कंपटीशन होते थे तो जैसे रचनाएं मेरी कई बार विजयी रही और सम्मान भी मिले, बहुत सारे सम्मान भी मिले। तो फिर धीरे धीरे एक विश्वास बढ़ता गया, नहीं मैं लिख सकती हूँ। जी, फिर कहने का तात्पर्य ये है कि आपने सोशल मीडिया के जरिए अपनी शुरुआत की, सोशल मीडिया और धीरे धीरे आपने साझा संग्रह के माध्यम से अपने भावों को उकेरा और प्रकाशन की ओर आगे बढ़ी। तो आप लोक कला में भी, यानी कि आप जो हिमाचली बोली है उसमें भी आप कार्य करती, रचनाएं बनाती रहती हैं, तो कुछ हिमाचली संस्कृति के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? हिमाचली बोली में अभी जैसे मैंने भारत का गुणगान, एक रचना जो भारत के गुणगान के लिए लिखी है जी, वो जैसे हमारे विद्या भारती में जहाँ मैं कार्यरत हूँ, मेरा जो कार्य क्षेत्र है, मैं शिक्षिका हूँ जी, और जो विद्या भारती के संगठन के स्कूल होते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर धामी में कार्यरत हूँ एक शिक्षिका के रूप में जी। तो वहाँ भी जैसे हमारी दैनंदिनी निकलती है ना, पूरे साल की निकलती है जी। वो दैनंदिनी सभी शिक्षकों को मिलती है, वो ऑल इंडिया में बंटती है वो। तो उसमें मेरी रचनाएं, पिछली साल भी मेरी जो है रचना छपी थी, इस बार भी, इस वर्ष भी मुझे सौभाग्य मिला, मेरी रचना ही सिलेक्ट हुई और छप कर आई है जी। वो रचना होती है जैसे हमारे जो हमारा भारत है उसके गुणगान पे है जी। 2-4 लाइनें मैं सुनाऊंगी। बिल्कुल। ऊंचिया ऊंचिया हिमरिया धारा, ऊंचिया ऊंचिया हिमरिया धारा, शोभला भारत मारा हो, शोभला भारत मारा हो,
काशी मथुरा द्वारिकापुरी, काशी मथुरा द्वारिकापुरी, धाम अयोध्या न्यारा हो, शुभला मारे मंदिर रमारा, शुभला मारे मंदिर रमारा, दुनिया देख दिन जारा हो, दुनिया देख दिन जारा हो, ऋषि मुनियारी धरती पारी, ऋषि मुनियारी धरती मारी, वेदरी महिमा न्यारी हो, वेदरी महिमा न्यारी हो, गीता गायत्री जीवना सिखांदी, गीता गायत्री जीवना सिखांदी, सुंदर संस्कृति मारी हो, सुंदर संस्कृति मारी हो। ये बहुत लंबा गीत है, मैंने सिर्फ 2 अंतरे सुनाए हैं आपको। बहुत खूब, आपने खुद से कलमबद्ध किया। हाँ और लय भी मैंने खुद बनाई है जी, और लयबद्ध भी किया है और लिखा भी है और गाया है। जो अभी मेरी आवाज़ तो उतनी अच्छी नहीं है। नहीं, जिस तरह से आप गुनगुना रही थी, गा रही थी, गा के सुना रही थी, उस तरह से आपका अंदाज भी निराला रहा है और अनूठे तौर से आपने इसकी रचना भी गाया है। की। हमारे जो विद्या भारती की जो प्रांत संयोजिका है संगीत की, जी, श्रीमती सुश्री किरण जी, उन्होंने गाया। उनकी बहुत सुरीली आवाज़ है और जी। बहुत अच्छे से गाया है उन्होंने। तो हम देख सकते हैं आपकी वेशभूषा भी इस समय हिमाचली संस्कृति का एक परिचय दे रही है। तो हिमाचली संस्कृति की अगर बात करें, किस तरह से इस संस्कृति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हिमाचली संस्कृति में जैसे संस्कृति का अर्थ है, संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें आती है। जी, जैसे हमारी भाषा है, भाषा जैसे अब बोलते कि घाट घाट में भाषाएं बदलती है। जी, जैसे हमारी ठियोग की भाषा है वो कुछ अलग है, अब धामी की भाषा थोड़ी अलग है, पर मिठास सभी भाषाओं में। जी, जैसे अब हमारा पूरा भारत देश है, अनेकता में एकता है, जी, बोली अनेक है पर है हम एक। बिल्कुल। उसी तरह से जो हमारी भाषा है वो भी जोड़ती है एक दूसरे को। और साथ में हमारी जो वेशभूषा रहती है वो भी हमारी संस्कृति है। जैसे आप दिख रहे हैं, मैंने पहना है अभी, जैसे धाटू पहना है, ये हमारी अपर शिमला की जो वेशभूषा है, मेरे मायके साइड की। जी, जैसे सदरी पहनी है और पेटीकोट पहना है। तो कोई भी मंगल कार्य है जो हमारे ऊपरी शिमला में है, वो चाहे कोटगढ़ है, ठियोग है, तो इस पहनावे के बिना वो पूरा नहीं होता। जी, इसके साथ गाची भी एक बांधते हैं। और जब विवाह कार्य जब शुरू होता है, मंगल कार्य शुरू होता है, जी, तो आप शायद कभी गए हो ऊपरी शिमला में, जी, तो वहाँ पे जब हमारे ऐसा होता है कि मंदिरों से जो वाद्य यंत्र आते हैं, नगाड़े आते हैं सबसे पहले, तो जो घर की मुख्य लेडी होती है, औरत होती है, महिला होती है, वो क्या करती है कि पूजा का थाल लेके सबसे पहले जो है पूजन करती है उन नगाड़ों का, तिलक के माध्यम से। जी। और फिर वो माना जाता है कि हमारी जो शादी है उसकी शुरुआत होगी है या कोई और मंगल कार्य है, तो फिर सबसे पहले वही तिलक करेगी। तो इस पहनावे के बिना वो पूजा नहीं होती है। यानी मांगलिक कार्यों की हाँ जो शुरुआत है वो वेशभूषा से ही होती है। जी। वो हमारी पूरी वेशभूषा। और सबसे ज़्यादा जो ये धातु होता है, इससे एक तो देखो बहुत पहले से था कि भी पल्लू सर पे, और हर जगह की संस्कृति है, कई जगह पल्लू सर पे रहते हैं, तो इससे ये होता है कि भी हमारा जो सिर है वो भी ढका रहता है और शोभा भी है हमारी। जी, सिर का ताज है। हाँ जी, सिर का ताज है, वो चाहे टोपी है। जी। अब जैसे किन्नौर में है तो वहाँ टोपी पहनते हैं, बिल्कुल। टोपी के बिना जो है उनका श्रृंगार अधूरा है। तो उसी तरह हमारे ठियोग के क्षेत्र में कोटखाई है, रोडू है, और अपर शिमला में जितने भी क्षेत्र है, तो वहाँ पे ये जो है वेशभूषा रहती है मंगल कार्य के लिए। बहुत खूब। हाँ जी। जी। और लोक जो आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, लोक संस्कृति में जैसे हमारे आते हैं आंचली आती है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया। ऊपरी शिमला में जो है आंचली गीत जो है पूरे महीने भर चलते हैं सर्दियों में। जी। तो आंचली गीत में जैसे शिव का गुणगान है, कृष्ण का गुणगान है, वो चलता है। वो रात रात भर जो है सभी लोग इकट्ठे होके, उससे क्या होता है, एक तो हमारे मन के भाव वो जुड़ते हैं एक दूसरे से, दूसरा एक जो इकट्ठे होने का जो बहाना होता है जी। एक दूसरे का दुख दर्द बांटना, वो एक उन संस्कृति, वो जो संस्कृति में जो हमारे कार्य होते हैं जो ऊपरी शिमला में, चाहे यहाँ भी है, यहाँ में देखो आप विवाह में गिद्दा होता है, तो जैसे महिलाएं इकट्ठे होके सभी गिद्दे करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो अपनी संस्कृति है, अपने अपने स्थान की संस्कृति, और सबका अपना महत्व है। सारी संस्कृति अच्छी है, वो चाहे जहाँ की भी, सारी बोलचाल अच्छी है,
और सारे जो वेशभूषा अच्छी है। अब इधर हमारे जब धामी में हमारे जो ससुराल साइड है तो वहाँ पे नथ पहनते हैं, टीक पहनते हैं, दुपट्टा सिर पे डाल के, तो उनकी अपनी संस्कृति है और सब जगह अलग अलग संस्कृति है पर है एक ही है। जी, संस्कृति हमारी में विविधता आ सकती है, लेकिन जो एकता है वो इन संस्कृति के माध्यम से ही देखने को झलकती है। भाषा के माध्यम से भाषा विविधता में देखी जा सकती है, लेकिन जो संस्कृति है हमें एक तार में जोड़ती है। जी, कंपिला जी, आप छंद मुक्त रचनाएं लिखती रहती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, किस तरह की रचनाएं रहती हैं और ज़रूर कोई रचना आप सुनाना चाहें अगर। अच्छा जी, छंद मुक्त जो रचनाएं होती है उसमें छंद मुक्त रचनाएं होती है जिसमें कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में लिखता है, व्याकरण की ओर ना जाते हुए अपनी जो स्वाभाविक भाषा है, उसकी सरलता है, सहजता है जी, उसके साथ लिखता है, क्योंकि जो अपने भाव है उसको वो शब्दों में पिरोता है, जिसमें कोई ज़्यादातर अलंकार छंदों का ज्ञान नहीं हो, तो हम एक स्वाभाविक भाषा में रचना जो लिखते हैं उसको हम छंद मुक्त कविता कहते हैं। तो मेरी रचनाएं छंद मुक्त ही रहती हैं। जैसे संस्कृति की बात हो रही है तो हमारे जब हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है, गर्व का पल था वो फरवरी 2024 में, क्योंकि जो हम सभी के आराध्य श्री राम भगवान जी है वो जो है कितने वर्षों तक जो है टेंट में रहे, तो जो ये तो हमारे लिए पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। पर 2024 में जो ये हमारा सभी का सपना पूरा हुआ जी। और 2024 में जो रामलला वो अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तो उस समय तो पूरा जो माहौल था वो भक्तिमय था। तो हम भी उसमें कि एक रचना लिखूं, वैसे तो 2-3 रचनाएं मैंने लिखी हैं, जो 2 रचनाएं मेरी राम राज्य जो पदार्पण जो प्रकाशन हुआ था इसमें जी। तो इसमें मेरी 2 रचनाएं छपी है, जिसमें से मैं एक आपके सामने जो है ये मेरी लयबद्ध कविता है जी, छंद मुक्त लयबद्ध कविता है। स्वागत में तैयार अयोध्या, स्वागत में तैयार अयोध्या, पुष्प सजे हैं डगर डगर, सुनाए मीठा राग नया सा, सरयू की हर लहर लहर, सुनाए मीठा राग नया सा, सरयू की हर लहर लहर, बरसों की हृदय वेदना को, बरसों की हृदय वेदना को, आज कहीं आराम मिला, मुरझाया था जो सदियों से वो पुष्प मन का आज खिला, मुरझाया था जो सदियों से वो पुष्प मन का आज खिला, भव्य बना है मंदिर सुंदर, भव्य बना है मंदिर सुंदर, जीवंत इतिहास उकेर कला, भव्य बना है मंदिर सुंदर, जीवंत इतिहास उकेर कला, धन्य रजकण पुण्य धरा का, विराज गए हैं राम लला, बहुत खूब, धन्य रजकण पुण्य धरा का, विराज गए हैं राम लला, शंख बाजे चहु दिशा, शंख बाजे चहु दिशा, देव फूल बरसाए, दुल्हन सी सजी अयोध्या, स्वागत गीत बगाए, दुल्हन सी सजी अयोध्या, स्वागत गीत बगाए, राम लला के स्वागत में, राम लला के स्वागत में, हर फूल कली भी खिल आई, राम लला के स्वागत में, हर फूल कली भी खिल आई, पतझड़ के मौसम में जैसे रुत बसंत की हो आई, पतझड़ के मौसम में जैसे रुत बसंत की हो आई, माँ भारती की पुण्य धरा, माँ भारती की पुण्य धरा, आज और भी तृप्त हुई, जन्मे थे जिस पे राम लला, सुनी थी उनकी किलकारी, जन्मे थे जिस पे राम लला, सुनी थी उनकी किलकारी, देखा उनका जीवन जिसने, देखा उनका जीवन जिसने, त्याग की महिमा न्यारी थी, देखा उनका जीवन जिसने, त्याग की महिमा न्यारी थी, लक्ष्मण जैसा भाई जिनका, सीता जैसी नारी थी, लक्ष्मण जैसा भाई जिनका, सीता जैसी नारी थी। श्री राम भगवान तो एक आदर्श है हम सभी के जी, उनका चरित्र ऐसा है जो हमें जीना सिखाता है
बिल्कुल जीने की कला अगर हमें सीखनी हो तो उनसे सीखनी चाहिए। जी, और शायद ये ऐतिहासिक पल रहा है और शायद ही कोई ऐसा साहित्यकार हो जिसने अपनी कलम के माध्यम से पुष्पांजलि ना दी हो। हाँ जी जी, कंपिला जी, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम हैं, तो जो इस समय दर्शक हमें देख रहे हैं या नवोदित जो साहित्यकार बनने जा रहे हैं वो देख रही हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जैसे हम भी अपने आप को कोई बड़े कवि नहीं कह सकते, कवित्री नहीं कह सकती, क्योंकि अभी लिखना शुरू ही किया है। जी, अच्छा लिखने से पहले, अच्छा लेखक या कवि बनने से, कवित्री बनने से पहले अच्छा पाठक होना बहुत आवश्यक है। अच्छा पाठक हमें पहले बनना पड़ेगा। बहुत सारी जो हमारे जो आदर्श है, पुराने कवि है, लेखक है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके जो है हम लिख सकते हैं कुछ। क्योंकि अगर हम पाठक नहीं बन पाएंगे तो लेखक और कभी भी शायद हम नहीं बन पाते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि अब जब हम किसी की रचना पढ़ते हैं या फिर किसी का लेख पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो वो उस कवि के प्रति एक सम्मान होता है जी, कि हम उनकी रचना पढ़ रहे हैं, तो वो उस कवि का सम्मान है, उस लेखक का सम्मान है। जब तक हम दूसरों की रचनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तब तक वो हम अपनी रचनाओं को कैसे हम सोचेंगे कि लोग इसे पढ़े, पाठक इसे पढ़े या फिर हमें सम्मान दे। तो हमें सबसे पहले तो पाठक बनना पड़ेगा। और दूसरा कि मैं युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगी। एक तो जैसे संस्कृति की बात हम कर रहे हैं कि संस्कृति में भी हमारी जो युवा पीढ़ी है जी, उसको आगे आना पड़ेगा। जी, अब हम तो स्थानांतरण कर रहे हैं, पर उन्हें इस चीज़ को संभालना, संरक्षण करना पड़ेगा। जी, कंपिला जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारी संस्कृति, हमारे गौरव इतिहास के बारे में, हमारी गौरवशाली संस्कृति के बारे में बात की, अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से आपने हमारा मनोरंजन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में आपको शुभकामनाएं। दर्शकों, आज कार्यक्रम वागधारा में हमारे साथ ही श्रीमती कंपिला शर्मा जी, और इसी के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। और चलते चलते आपको ये भी बताना चाहेंगे, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा डीडी हिमाचल 5969, और साथ ही साथ आप फेसबुक, ट्विटर और एक्स हैंडल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।